हेलो एवरीवन। जय हिंद, राम राम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते बेहतर होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ज्ञान बिंदु वाला, जो दरोगा का 3rd एडिशन वाला बुक आया है, उसी का एनालिसिस करेंगे सेट नंबर 1 से। सेट नंबर 1 में ए वाला है 16/7/2023 का, जो परीक्षा तिथि है। तो बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाला है। चैनल पे अगर आप लोग नए जुड़े होंगे तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड करे आप लोग को पता चलते रहे। वीडियो थोड़ा बोरिंग तो होगा, लेकिन व्याख्या इसमें करना ज़रूरी है, क्योंकि व्याख्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए टोटली व्याख्या करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, वीडियो तक लास्ट तक बने रहिएगा ज़रूर। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो करते स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है, कीव राजधानी है, यूक्रेन की राजधानी है, और इसका एमआरपी के बता दें। इस बुक का एमआरपी है 350 रुपया। फिक्स प्राइस लिखा हुआ है, लेकिन कहीं कहीं दे देते 330। हम 330 में परचेज किए। तो कीव राजधानी किसका है? ये है यूक्रेन की। व्याख्या देखिएगा, हम व्याख्या पर ज़्यादा फोकस करेंगे। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? बर्न। मुद्रा फ्रैंक। स्वीडन के स्टॉकहोम, और इसका मुद्रा कोरोना। स्पेन के राजधानी मैड्रिड, और इसका मुद्रा पेसेटा। रोमानिया के बुखारेस्ट, लिविस की मुद्रा है। हंगरी के बुडापेस्ट, और फ्लोरेंट इसका मुद्रा है। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड में है 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो ये कुंवर सिंह था। ऑप्शन सी सही जवाब है। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, जो आरा के पास जगदीशपुर के एक तबाह और असंतुष्ट जमींदार थे। कभी कभी पूछ लेते हैं कि अब कहाँ के रहने वाले थे, तो आरा के जगदीशपुर के रहने वाले थे, ध्यान दीजिएगा। नंबर 3 में देखते हैं। स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अब देखते हैं यहाँ पे वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का साइज दृश्य प्रकाश की तरंग के प्रकाश की अपेक्षा नीले वर्ग की ओर के कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी होता है। इसमें व्याख्या उतना बेहतर नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर में क्या है? हिमालय भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? तो यह है सुमेध जातियाँ, ये इम्पोर्टेंट है। सुमेध क्या होता है? जिस प्रजाति की वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो, और यदि प्रजाति की संख्या में 10 वर्षों में 50% से अधिक की कमी दर्ज की गई हो, सुमेध प्रजातियों के अंतर्गत आता है। प्रमुख भारतीय प्रजाति जो सुमेध की श्रेणी में है: तेंदुआ, एक सींग वाला गेंडा, चीता, 4 सींग वाला मृग, भारतीय बाइसन, समुद्री गाय, स्लोथ, भालू आदि। जितना एग्जाम्पल है ध्यान में रखिएगा। संकटग्रस्त क्या होता है? ऐसे प्रजातियों का वनों से विलुप्त होने का खतरा बना होता है। इनमें वयस्क सदस्यों की संख्या केवल 250 या उससे कम शेष रहती है, जैसे संगाई, हिरन, शेर जैसी पूंछ वाला बंदर, जिसे मकाक बंदर कहते हैं, नीलगिरी ताहर, हिम तेंदुआ, गंगा डॉल्फिन, लाल पंडा, पैगलिन आदि। ये संकटग्रस्त में सभी आते हैं। अब आइए विलुप्त को देखते हैं। विलुप्त क्या होता है? जिस प्रजाति का कोई सदस्य जीवित न हो तथा विश्व के सभी आवासों में उनकी संख्या विलुप्त समाप्त हो चुकी हो, विलुप्त प्रजाति कहलाती है। जैसे डोडो मॉरिशस, स्टीलर सी काऊ रूस, थाईलैसिन ऑस्ट्रेलिया, तथा अफ्रीका के शेर को की 3 उप प्रजाति बाली, नावन और कैस्पियन। दुर्लभ प्रजाति क्या होता है? रेयर स्पेसीज। संसार में इन प्रजातियों की संख्या बहुत कम है। ये प्रजातियां कुछ ही स्थानों पर सीमित हैं या बड़े क्षेत्रों में विरल रूप में बिखरी हुई है। हम्बोसिया डेक्रेंस बेड दक्षिण पश्चिमी घाट भारत की एक दुर्लभ प्रजाति है। लुप्त हो रहे महत्वपूर्ण जीवों हेतु भारत में संरक्षण के प्रयास। प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, बाद में देखने को मिलेगा सेट में प्रोजेक्ट टाइगर। इसका शुरुआत 1973 में भारत सरकार द्वारा बाघ, जो एक संकटग्रस्त प्रजाति है,
के संरक्षण हेतु इसे शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। 1992 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य हाथियों के अलावा आवास संरक्षण अलावा नहीं संरक्षण द्वारा इसकी संख्या में वृद्धि करना था। अब यह हंगुल परियोजना, इस परियोजना को जम्मू कश्मीर सरकार, IUCN तथा WWF ने मिलकर 1970 में शुरू किया। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना, मगरमच्छ के संरक्षण हेतु 1974 ईस्वी में परियोजना बनाई तथा 1978 तक कुल 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए। केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है। मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रोजेक्ट 1975 में FAO तथा UNDP की सहायता से शुरू किया गया। गैंडा परियोजना, एक सींग वाले गैंडे सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। गैंडा परियोजना को 1987 में शुरू किया गया था। गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट, हरियाणा वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच 2006 में एक समझौता हुआ, जिसमें गिद्धों के संरक्षण का लक्ष्य रखा गया। तो इसमें इम्पोर्टेंट है 1992 वाला हाथी वाला परियोजना, 1973 टाइगर वाला, और उसके बाद है कि गेंडा। तीनों मतलब खासकर इम्पोर्टेंट है, नहीं तो टोटली इम्पोर्टेंट है ही, इसलिए टोटली व्याख्या पढ़ेंगे। इस परियोजना को वर्ष 2025 तक विस्तारित करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गिद्ध संरक्षण कार्य योजना 2020-25 का शुभारंभ किया। एशिया से समाप्त हो रहे गिद्धों के संरक्षण के लिए सेविंग एशिया वल्चरल फ्रॉम एक्सटिंक्शन सेव कार्यक्रम चलाया गया। इसके तहत पशुओं को दी जाने वाली दवा डिक्लोफेनेक, ये पूछा जाता है, डिक्लोफेनेक को प्रतिबंधित कर दिया गया। भारत के में अधिकांश गिद्धों की मृत्यु पशुओं को दी जाने वाली डिक्लोफेनेक दवा से ही होती है। हिम तेंदुआ परियोजना, हिमालयी राज्यों में हिम तेंदुआ संरक्षण के लिए 2009 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, भारत की सबसे बड़ी नमक पानी का झील कौन है? तो यह है चिल्का झील, उड़ीसा में है। यह उत्तरी सरकार तट ओडिशा में अवस्थित भारत की सबसे बड़ी लैंगून एवं खारे पानी की झील है। यह रामसर आर्द्रभूमि सूची के अंतर्गत शामिल है। सांभर झील राजस्थान भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमकीन झील है। सर्वाधिक लवणता वाली झील भी बोला जाता है। सोलर सेल बने होते हैं, तो ये बना होता है किससे? अर्धचालक से। ऑप्शन सी सही जवाब है। अब आते व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में सोलर सेल अर्धचालक के बने होते हैं। सोलर सेल में मूल रूप से ऐसे पीएन संधि होता है, याद रखिएगा, जो सौर विकिरण आपतित होने पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। इनको बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ये पूछा जाता है सिलिकॉन वाला। सौर सेल एक पीएन जंक्शन डायोड है, जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यह प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब नेक्स्ट में है, प्रकाश का प्रत्येक अवशोषित फोटोन एक इलेक्ट्रॉन और एक छिद्र उत्पन्न करता है। वास्तव में संयोजकता का एक इलेक्ट्रॉन फोटोन की ऊर्जा प्राप्त कर चालन पट्टी में पहुंच जाता है, जिससे संयोजकता पट्टी कहा जाता है, जिससे संयोजकता में एक छिद्र उत्पन्न हो जाता है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न विद्युत इलेक्ट्रॉन को एन क्षेत्र की ओर और छिद्र को पी क्षेत्र की ओर ले जाता है। अतः जंक्शन के दोनों सतहों पर विपरीत आवेश उत्पन्न होता है और उन सतहों के बीच एक विद्युत वाहक बल स्थापित हो जाता है। यह विद्युत वाहक बल बाह्य परिपथ में विद्युत धारा स्थापित करता है। ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक पदार्थों के बीच होता है अर्धचालक कहलाता है, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। एग्जाम्पल पे पूछ लिया जाता है कि सिलिकॉन क्या है, तो अर्धचालक है, और जर्मेनियम भी। अब यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन में क्या करा, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? इधर देख लेते हैं। और 7 नंबर था ना, धुरी राष्ट्रों में शामिल नहीं था, तो ब्रिटेन शामिल नहीं था, नहीं तो जापान, जर्मनी और इटली था। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था। सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। तो ये भी पूछ लिया जाता है। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के सहयोग से ऊपर करते हैं। अमेरिका के सहयोग से यूरोपीय देशों का जो गुट बना वह मित्र राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। धुरी राष्ट्र में शामिल देश कौन था? जर्मनी, जापान, इटली इत्यादि थे।
निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? देशांतर की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये है साढ़े 82 डिग्री पूर्वी। देशांतर जो रेखा को भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु मानक यामियोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, कुछ स्रोतों में इसे इलाहाबाद के नैनी को भी बताया गया है, से होकर गुजरती है। अब आइए, भारत का मानक समय कुल 5 राज्यों से गुजरती है, और राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। वध्वागम शब्द में कौन सा संधि विच्छेद है? तो यह है वधु जोड़ आगम। ऑप्शन बी सही है। अब इसमें व्याख्या हम टोटली देखते हैं, संधि के बारे में टोटली दे दिया हुआ है। वधु जोड़ आगम सही है, ये तो सही। दो शब्दों के मेल जो विकार उत्पन्न है उसे संधि कहते हैं। संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि 3 प्रकार के होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। प्रश्नानुसार वधागम शब्द का सही संधि विच्छेद वधु जोड़ आगम होगा। वधागम यन संधि का उदाहरण है। स्वर संधि के कुल 5 प्रकार होते हैं, वृद्धि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यन स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। यन संधि के उदाहरण, यन संधि के उदाहरण अति जोड़ अधिक, अत्याधिक, इति जोड़ आदि, इत्यादि, सुजोड़ आगत, स्वागत, सुड़ जोड़ अच, स्वच्छ, ऊपरी जोड़ उक्त, उपर्युक्त। तो हिंदी कभी कभी 1-2 पूछ लिया जाता है, इंग्लिश भी कभी कभी पूछ लेता है। मैथ तो आप लोग जान ही रहे हैं, मैथ पूछता है। यन संधि, जब किसी शब्द के अंतिम वर्ण हर्षाई दीर्घाई, हर्षाउ दीर्घाउ और री के बाद कोई अन्य स्वर आए तो विकार स्वरूप हर्षाई दीर्घाई, हर्षाउ दीर्घाउ री के जगह पर क्रमशः य व र हो जाता है। जैसे वधु जोड़ आगम वधागम, उ जोड़ आ वा, सु जोड़ अच्छ स्वच्छ, इति जोड़ आदि इत्यादि, पितृ जोड़ इच्छा पितृक्षा। अब देखिए, ये मैथ है, मैथ आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट में है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो ये लगाया गया था 1978 में। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लगाया गया था, जो 26 फरवरी 1969 ईस्वी तक रहा। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे, और उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक लगा था। नेक्स्ट नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री PBTG विकास मिशन ... के विकास से संबंधित है। तो यह है आदिवासी समूह। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? PBTG का पार्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने PBTG के विकास की योजना लागू की है, जिसमें उनके व्यापक सामाजिक आर्थिक विकास के लिए 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को शामिल किया गया। स्क्रॉल करते ऊपर थोड़ा। योजना के प्रावधानों के अनुसार राज्यों को 100% सहायता अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। 1973 में ढेबर आयोग ने आदिम जनजातीय समूह PTG को एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया, जो जनजातीय समूह में कम विकसित है। वर्ष 2006 में इसी में भारत सरकार ने PTG का नाम बदलकर PBTG कर दिया। 2006 में नाम बदला गया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी? तो यह है इसरो। ये करंट अफेयर्स है, लेकिन व्याख्या इसमें इम्पोर्टेंट है। यह नीति अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को संस्थागत बनाने और इसरो में उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं, बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं कोर्ट कहते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। इस खेल का आविष्कार जेम्स स्मिथ ने 1891 ईस्वी में अमेरिका में किया था। फीबा की स्थापना हुई थी 1932 में। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन टोटली वीडियो
देखिएगा ज़रूर, क्योंकि इसमें टोटली व्याख्या है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, बुक का टोटली एनालिसिस व्याख्या पर ही टिका हुआ है, नहीं तो क्वेश्चन बैंक तो बहुत है। नेक्स्ट है, राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं 12 सदस्य। ऑप्शन 1 सही है। और इसका जिक्र अनुच्छेद 80 के 3 के अनुसार है। ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो। अब विजयनगर साम्राज्य के अमरम शब्द का अर्थ क्या था? तो ये था सैनिकों का अनुदान। यह भूमि का सबसे बड़ा भूखंड था जो नायकों को प्रदान किया जाता था, किंतु भूमि पर नायकों का स्वामित्व नहीं होता था, बल्कि इससे होने वाले आय पर उनका विशेष अधिकारी होता था। राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है कौन? यह है प्रधानमंत्री। व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को निश्चित अवधि से पहले भी भंग कर सकता है, अनुच्छेद 85 के अनुसार। प्रायद्वीपीय पठार का सर्वोच्च चोटी कौन है? प्रायद्वीपीय पठार का तो ये है अन्नामलाई पर्वत की चोटी अनायमुडी, जो 2695 मीटर प्रायद्वीपीय पठार एवं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। मोती प्राप्त करने के लिए किस संवर्धन किया जाता है? किसका? अवेस्टर का। ऑप्शन डी सही जवाब है। अवेस्टर की दृष्टि से मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी एवं सौराष्ट्र की समुद्र किनारा महत्वपूर्ण है, इससे मोती प्राप्त की जाती है। बीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर में मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है, तो यह है परितारिका। परितारिका पुतली को नियंत्रित करता है। मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण परितारिका, जिसे आइरिस बोला जाता है, द्वारा होता है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका क्या होता है? गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार का नियंत्रित करता है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है। इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे, जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं, पर प्रतिबिंबित होता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस प्रकाश झिल्ली को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। अभिनेत्र लेंस क्या होता है? रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा। नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है तथा इसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। एनसीईआरटी लिखा है व्याख्या, स्रोत दिया गया है। कॉर्निया और आँख के बीच एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है जिसे नेत्रोद एक्वस ह्यूमर कहते हैं। आँख के लेंस के पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव होता है जिसे कचाप द्रव कहते हैं। रेटिना में क्या होता है? शंकु के आकार की कोशिकाएं रंगों के अनुरूप प्रतिक्रिया करती है और इन्हीं से हम रंग का आभास करते हैं। क्षण कोशिकाएं जो प्रकाश की तीव्रता के प्रति संवेदनशील होता है। हम अपनी आंखों के रेटिना में क्षण कोशिकाएं की उपस्थिति के कारण एक अंधेरे कमरे में या रात के अंधेरे में चीज़ों को देख सकते हैं। 21 में क्या कर रहा है? निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? तो यह है गुणोत्तर माध्य। 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए, अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम है तो कौन है? दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित संघनन। व्याख्या देखते हैं। दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशित संघन है। दूसरा कम अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशित विरल माध्यम है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होता है, अतः विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की विकिरण धीमी हो जाती है तथा अविलंब की ओर झुक जाती है। जब ये सघन से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अविलंब से दूर हट जाती है। सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है, तो ये जाना जाता है कुमायूं हिमालय के नाम से।
तो इसमें टोटली हिमालय मस्ट इम्पोर्टेड होने वाला है। नदी घाटियों के आधार पर सर सिडनी बुराड द्वारा हिमालय पर्वतीय प्रदेश को निम्न 4 प्रादेशिक विभाजन है। तो ये है नदी के अनुसार। पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर लंबाई है, सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य के हिस्सा को क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय। कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर लंबा है, सतलज एवं काली नदियों के मध्य। नेपाल हिमालय नेपाल में है जो 800 किलोमीटर है, सबसे ज़्यादा यही काली और तीसा नदियों के मध्य। असम हिमालय जो 720 किलोमीटर है, तीस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य है। तो याद रखिएगा ये भी आई। नेक्स्ट में सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। तो ये कहलाता है उदारीकरण। ऑप्शन डी सही जवाब है। व्याख्या में क्या करें? उदारीकरण विभिन्न प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति है। अर्थात अर्थव्यवस्था को विभिन्न प्रकार के नियामकों तथा नियंत्रणों के संबंध में उदार होना। यह मुख्यतः उद्योग तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं पर सरकारी नियंत्रण को समाप्त करने या कम करने से संबंधित है। निजीकरण क्या होता है? निजीकरण सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी या प्रबंधन या दोनों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना अथवा उन्हें निजी क्षेत्र को सौंप देना ही निजीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण किसी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ने की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। अब ये ईस्वी 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी? तो ये लिखा राम मोहन राय। ऑप्शन सी। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये तो करेंट अफेयर्स है, के विनोद चंद्रन, जो 29 मार्च 2023 को शपथ ग्रहण किए। अब आइए नेक्स्ट में करते हैं। हाल ही में बिपरजॉय खबरों में था वह क्या है? चक्रवात था। इसको देख लेते हैं, चक्रवात वाला को देख लेते हैं। खबरों में रहा बिपरजॉय एक चक्रवात था। यह अरब सागर तथा गुजरात के समुद्री तट से टकराया था। इसका नामकरण बांग्लादेश द्वारा किया गया। तो करंट अफेयर्स का बहुत ही खास महत्व होता है इसमें। अगर आपके पास ये टोटली बुक पढ़ लीजिएगा और करंट अफेयर्स रहेगा तो डेफिनेट है रिजल्ट आ जाएगा। पीटी की बात कर रहे हैं, मेंस भी हो ही जाएगा बट थोड़ा सा और मेहनत करना होगा। निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो यह है कहलगांव। कहलगांव कहाँ है? कहलगांव महाराष्ट्र में नहीं है। यह भागलपुर बिहार में स्थित है। यह परियोजना एनटीपीसी के अधीन कोयला आधारित संयंत्र है। किसी वस्तु का चंद्रमा भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना होता है? तो ये 1/6 भाग होता है। ऑप्शन डी सही जवाब है। व्याख्या देखते हैं। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिसमें पृथ्वी उस वस्तु की अपनी ओर आकर्षित करता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जो इससे चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है, इस कारण चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगाती है। अब आइए यहाँ पे, चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान से 1/6 गुनी है। ये VBI है। इधर तो व्याख्या नहीं ना दिया हुआ। अब देखिए यहाँ पे ये पूछता है पृथ्वी, इसका द्रव्यमान कितना है? 5.98 गुने 10⁻²4 और त्रिज्या 6.37 गुने 10⁻6। चंद्रमा का 7.36 10⁻22 इतना। ये दोनों पूछ दिया जाता है, सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है। अब आइए पानी का देखते हैं। पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है तो कितना होता है? ये होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाता है। जल के लिए यह तापमान 373 केल्विन बराबर 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273 + 100 373 केल्विन। रिवर्स रेट रेपो रेट में वृद्धि
तरलता क्या करती है, घटाती है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कौन कौन रेट होता है सब देख लीजिएगा। अब आइए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है रिवर्स रेपो दर वह दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को उनके लिए एक अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। रिवर्स रेपो दर का प्रयोग आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से अल्पकालिक ऋण लेकर अर्थव्यवस्था से तरलता को निकालने या कम करने के लिए किया जाता है। रिवर्स रेपो दर में वृद्धि का प्रभाव क्या होता है, तो ये होता है वाणिज्य बैंकों के पास पूंजी की कमी होगी, बाजार में तरलता में कमी होगी, परिणामस्वरूप ब्याज दरों में वृद्धि होगी, अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी होगी, उपभोग व्यय एवं निवेश व्यय में गिरावट अर्थात समग्र मांग में कमी होगी। उसके बाद मुद्रास्फीति नियंत्रण, वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों में कमी आएगी। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है थोड़े शब्दों में अधिक कहना। अब आइए थोड़ा इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। ऐसे वाक्यांश जो अपने समान अर्थ के स्थान पर विशेष प्रकट करते हैं मुहावरा कहलाता है। अब कुछ मुहावरे देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुहावरा। हथेली पर सरसों उगाना, असंभव कार्य करना, छाती दुनी होना, उत्साहित होना, अक्ल के घोड़े को दौड़ाना, सिर्फ कल्पना करना। नेक्स्ट में है धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है, तो ये है नर्मदा नदी से। नर्मदा नदी से। जलप्रपात क्या होता है, देखते हैं। जलप्रपात जब नदी का जल किसी स्थान पर खड़े ढाल के ऊपरी भाग से अत्यधिक तीव्र गति से नीचे की ओर गिरता है तो उसे क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं। भारत के अधिकांश जलप्रपात पठारी प्रदेशों में पाया जाता है क्योंकि यहाँ की भू आकृति अत्यधिक ऊंची नीची तथा शैल कठोर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है जो मध्य प्रदेश के राज्य के जबलपुर में है। जबलपुर क्या है, जिला है। दुग्धधारा और कपिलधारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर है। ये है क्रय मूल विक्रय मूल वाला, देख लीजिएगा, मैथ है। तो मैथ में क्या व्याख्या करें, चलिए यहाँ पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। ऑप्शन बी सही जवाब है। समास, संधि, ये सब पूछ लिया जाता है। व्याख्या देखते हैं। समास क्या होता है, जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जो नया शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समास के भेद होता है 6, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास। तत्पुरुष समास क्या होता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इस समास का विग्रह करने पर कारक प्रकट होता है। जैसे गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह करने पर प्राप्त होता है। गुरु के लिए दक्षिणा विग्रह में कारक चिन्ह के लिए प्रकट हुआ है, अतः तत्पुरुष समास है। अब कौन समास है और नहीं दिया हुआ। सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना, वायु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। इस विधेयक की घोषणा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने में किया जाता है, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है कांच पर लिखने में। व्याख्या देख लेते हैं। कांच पर नक्काशी करने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है। इसका अन्य नाम क्या है, फ्लोरोहाइड्रिक, हाइड्रोफ्लोरिक तथा हाइड्रोनियम फ्लोराइड है। यह जल में हाइड्रोजन का विलयन है। हाइड्रोजन फ्लोराइड का HF सूत्र होता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड का निर्माण होता है, देखिए समीकरण देख लीजिए आप लोग, CF2 + H2SO4 इतना सेंटीग्रेड पे फ्लोरस्पार्क करने पर CSO4 + 2HF। HF में हाइड्रोजन अबंध होता है, इस कारण इसके क्वथनांक एवं गलनांक के मान असमान उच्च पाया जाता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन अबंध को निम्न रूप से प्रदर्शित करते हैं, देख लीजिए ऐसा ही प्रदर्शित किया जाता है। अब क्या कर रहा है, हाइड्रोजन फ्लोराइड एक निर्बल अम्ल है जो pK के मान से अस्पष्ट है। हाइड्रोजन फ्लोराइड के दुर्बल अम्ल होने के कारण है F नेगेटिव आयन के साथ H3O पॉजिटिव का हाइड्रोजन अबंध बनाना। हाइड्रोजन
हाइड्रोहैलिक अम्लों में से हाइड्रोजन फ्लोराइड संरक्षक है, संक्षारक है। हाइड्रोजन फ्लोराइड कांच के साथ अभिक्रिया करता है। इसका उपयोग कांच के निक्षारण एवं टीबी नली के लिए कांच के सेल के निर्माण में होता है। स्रोत नहीं देखने वाले। क्या कह रहा है? 1915 में भारत से लौटने के बाद गांधी जी ने कहाँ की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया? तो काठियावाड़ किसान ही होगा। तो यहाँ पे व्याख्या में दिया हुआ है। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने काठियावाड़ी किसान की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। 1921 में जाकर उन्होंने वह छोटी धोती धारण की जिसे वे आजीवन पहनते रहे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो तो लंबा होगा ही, उबिएगा नहीं, आप लोग जरूर देखिएगा। मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था का क्या कहलाता था? तो फीफ कहलाता था। ऑप्शन बी सही जवाब है। अब हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट होने वाला है वहीं व्याख्या पढ़ेंगे। कोई व्याख्या बहुत ही लंबा है। और निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो आश्रित जल मिश्रण नहीं है, न तो वायु, दूध, मिश्रित पेय, आयोडीनकृत नमक सभी मिश्रण है। आश्रित जल एक यौगिक है। यौगिक क्या होता है? यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है, जैसे जल हुआ, मीथेन, चीनी, नमक आदि। मिश्रण उस पदार्थ को कहा जाता है जो एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिक से मिलकर बनता है। अब किसी पदार्थ को अन्य प्रकार के तत्वों में भौतिक प्रक्रम द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है। किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले किसी एक पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण एक समान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन बहुत ही प्यारा होने वाला है। एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? तो सकल घरेलू कहा जाता है, जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। अब क्या कह रहा है? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। देखिए इसी में दोनों युद्ध पूछ लिया गया है। प्रथम विश्व युद्ध का वर्ल्ड हिस्ट्री से 3-4 क्वेश्चन रहबे करता है, जिसमें ये दोनों युद्ध है ही खासकर इम्पोर्टेंट। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण 28 जून 1914 को ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या थी। इसलिए ये जरूर देखिएगा आप लोग। अब कहाँ गया? अच्छा चलिए इधर है। इस घटना को सेराजोवा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इस घटना को ऑस्ट्रियन ने सर्बिया का षड्यंत्र मानते हुए उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष किसे चुना जाता है? तो ये चुना जाता है लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? तो बांग्लादेश नहीं है। नहीं तो भारत है, तुर्की है, फ्रांस है और सदस्य देश है, देख लेते हैं। G20 का गठन 1999 ईस्वी में एशियन वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। G20 में 19 देश, अफ्रीकन यूनियन और यूरोपीय संघ मिलाकर कुल 21 सदस्य हैं। G20 के मेंबर कौन कौन है देख लेते हैं। गेस कीजिएगा आप लोग मैप के हिसाब से। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा अफ्रीकी संघ 2023 में जुड़ा। तो ये है G20 सदस्य देश। अब आए निम्न से कौन सा पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? तो ये होता है गुड़हल तथा सरसों। जब पुष्प में पुंकेसर और पिस्तिकेसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे गुड़हल और सरसों। और जब पुष्प में क्या होता है, पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प एक लिंगी कहलाता है, जैसे पपीता और तरबूज। पुष्प पौधे में प्रजनन का कार्य करते हैं तथा फल एवं बीज उत्पन्न करता है। पुष्प एक डंठल द्वारा तने से संबंधित होता है। इस डंठल को
वृत्त या पेडिसेल कहते हैं। वृत्त के सिरे पर स्थित चपटे भाग को पुष्पासन या थैलामस कहते हैं। एक परारूपित पुष्प में पुष्प पत्रों के 4 भाग होते हैं जिन्हें पुष्प के चक्र भी कहते हैं, जो पुष्पासन पर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुंमंग, नरजननंग, जायांग अंग। पुष्प का जो भाग होता है उसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, देख लीजिएगा आप लोग। ये क्या कर रहा है, बाह्यदलपुंज एवं दलपुंज को पुष्प का सहायक अंग तथा पुंमंग एवं जायांग को आवश्यक अंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट में है करेंट अफेयर। टोक्यो ओलंपिक में सुमित नांगल ने ... में भारत का प्रतिनिधित्व किया। टेनिस। भौगोलिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर। भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप का नेतृत्व प्रदान किया, तो यह है पुर्तगाल। तो देखते हैं इसका व्याख्या। यूरोप ने 15वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बाद में वाणिज्यिक गतिविधियों के युग में प्रवेश किया। यह पुर्तगाली और स्पेनवासी थे जिन्होंने 15वीं और 16वीं शताब्दी के शुरुआत में नए समुद्री मार्गों की खोज का बीड़ा उठाया, यात्राओं को प्रोत्साहित किया और प्रारंभिक औपनिवेशिक साम्राज्यों का गठन किया। अब आइए पुर्तगाल के देखते हैं। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर के नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई। इसी समय बार्थोलोमियो डियाज पुर्तगाली व्यापारी द्वारा 1488 में केप ऑफ गुड होप की खोज की गई, जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु है। इसके उपरांत कोलंबस स्पेन द्वारा 1492 में अमेरिका की खोज तथा वास्को डी गामा पुर्तगाल 1498 में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। विधान परिषद वाले राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, तो ये है ऑप्शन बी 1/3, 1/3। अब आइए विधान परिषद को देखते हैं। सदस्य की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40 निश्चित की गई। अब देखिए कैपिटल जी का मान पूछ लिया गया है। व्याख्या में सर नहीं, कैपिटल जी का मान नहीं दिया हुआ था। जी का मान, कैपिटल जी का मान कितना होता है, तो ये होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, जिसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के 2 पिंडों के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण नियतांक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। इसे कैपिटल जी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और व्याख्या है कि नहीं, इसमें होगा ही, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिश 1731 से 1810 ने एक सुग्राहित तुला का उपयोग करके कैपिटल जी का मान 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर ज्ञात किया था। इसका बीमीय सूत्र m⁻⁻1 l⁻³ t⁻⁻2 होता है। जी का मान सभी स्थानों पर 1 होता है। यह एक अदिश राशि है। परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है इसमें। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज सर आइजैक न्यूटन ने 1686 ईस्वी में किया। गुरुत्वाकर्षण का नियम 2 पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल कैपिटल F उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये है इसका फार्मूला, ये बराबर G m1 × m2/r², जहाँ F क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, m1 m2 2 पिंडों की अलग अलग द्रव्यमान, r दूरी, और डोमोस शब्द का तात्पर्य क्या है, डोमोस शब्द का जनता। नेक्स्ट देख लेते हैं डोमोस का थोड़ा व्याख्या देखते हैं। डोमोस क्या है, लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी शब्द लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है। डेमोक्रेसी 2 यूनानी शब्दों से बना है, डेमोस और क्रेटिया, जिनका अर्थ क्रमशः जनता और शासन है। अब आइए करंट अफेयर्स थोड़ा क्या देख लेते हैं। अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिया, तो ये कर लिया है 7 वर्ष। इसका व्याख्या इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसकी शुरुआत कब हुआ था, 13 जनवरी 2016 को इसका शुरुआत हुआ था।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए उनकी उपज के लिए एक बीमा सेवा है। यह योजना अप्रैल 2023 में 7 वर्ष पूर्ण कर लिया। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है धर्म की स्वतंत्रता से। धर्म की स्वतंत्रता से। मौलिक अधिकार से क्वेश्चन बहुत ही रहता है। और देखिए, संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकारों का विवरण है। मूल अधिकार अमेरिका संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब ये नाबीब मरुस्थल कहाँ है? नाबीब मरुस्थल तो ये है अफ्रीका में, अफ्रीका महादेश में नाबीब मरुस्थल। पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखा गया है किसके द्वारा? ये है गांधी जी द्वारा लिखा गया। पुस्तक हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई। 1909 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की। यह मूल रूप से किस गुजराती भाषा में था? वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो ये है पीके श्रीवास्तव। 19वें केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है। संस्थानम समिति की सिफारिश पर सन 1964 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन किया गया। अब देखते हैं 57 में क्या करें। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति कितना चाहिए? तो दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10। ऑप्शन सी सही जवाब है। और कोरम या गणपूर्ति क्या होता है? कि सदस्यों की न्यूनतम संख्या जिनकी उपस्थिति सदन का कार्य संपादित होता है, कोरम या गणपूर्ति कहलाता है। यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। भारत के प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो ये करता है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। इसमें अर्थव्यवस्था के मुख्य घटकों जैसे महंगाई दर, बुनियादी ढांचे, कृषि और विदेशी मुद्रा भंडार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में रुझानों का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसके साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण में देश के सामने मौजूद आर्थिक चुनौतियों के बारे में बताया गया। अब यहाँ पे 59 में मैथ दे दिया है, तो मैथ से तो अभी लेना देना नहीं है हमको। मैथ आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, संसाधनों जो वर्षों में उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहते हैं? तो अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नवीकरणीय और अनवीकरणीय, सबसे ज़्यादा अनवीकरणीय पूछा जाता है। जिन संसाधनों को एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग या उन्हें बदला नहीं जा सकता उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे पेट्रोल, कोयला, ये सब हुआ। अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन पर्यावरण के अनुकूल नहीं होते हैं, जैसे कोयला, तेल, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम आदि नवीकरणीय संसाधन है। एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है इसमें। नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है? नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि को शामिल किया जाता है। जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं, तो ये जीवाश्म कहलाते हैं। जीवाश्म। सामान्यतः जीवों की मृत्यु के बाद उसके शरीर का अपघटन हो जाता है तथा वह समाप्त हो जाता है, परंतु कभी कभी जीव अथवा उसके कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण इनका अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाता है। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूख कर कठोर हो जाए तब उसमें कीट के शरीर की छाप सुरक्षित रह जाए। जीव के इस प्रकार के परिरक्षित अवशेष ही क्या कहलाता है? जीवाश्म कहलाता है। अब यहाँ पे और व्याख्या दिया हुआ है। जीवाश्म कितने पुराने हैं इस बात से आकलन करने के 2 घटक है, सापेक्षता, फॉसिल डेटिंग। जीवाश्म के परत वर्षों तक अधिक ताप के कारण दब जाने के कारण चट्टान बनते हैं। चट्टान जीवाश्म युक्त और जीवाश्म रहित दोनों प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे है 62 नंबर क्वेश्चन। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध किस विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है? तो ये है एससी, शेड्यूल कास्ट। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावासों के निर्माण तथा छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के साधनों में एक है। यह योजना लड़कियों के लिए 1961-66 से चल रही है। इसे 1989 से 90 से लड़कों के लिए शुरू किया गया था तथा इसे 2008 एवं 2018 में संशोधित किया गया। कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? BSNL। ऑप्शन 1। देख लेते हैं। BSNL भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम कंपनी नहीं है।
टाटा मोटर्स मोटर गाड़ियाँ, रैनबैक्सी दवाइयाँ एवं एशियन पेंट्स, ये सभी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम है। बहुराष्ट्रीय निगम क्या होता है? बहुराष्ट्रीय निगम वे कंपनियां हैं जो अपने देश के साथ अन्य देशों में भी कार्य करती है और अपनी शाखाओं, सहायक कंपनियों आदि के नेटवर्क के माध्यम से अपना व्यवसाय संचालित करती है। 64 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 64 में क्या है कि भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता में 5वीं जनरेशन डॉडर एयर टू एयर कॉम्बैक्ट मिसाइल को जोड़ा। तो यह है पाइथन 5। पाइथन 5। तो यह है करेंट अफेयर्स। बिहार के कौन सा राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे? तो रामनाथ कोविंद। अभी तक 5-6 करेंट अफेयर्स हो गया है, 5-6 से ज़्यादा। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे अगस्त 2015 से जून 2017 तक। ये भारत के 14वें राष्ट्रपति पद 2017 से 2022 तक रहे। नाथपा झाकड़ी, नेक्स्ट में क्या है? नाथपा झाकड़ी हाइडल पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में 67 में देखते हैं। 67 में है चमगादड़ तथा पक्षी के पंख हैं। समवृत्ति अंग, देखिए इसका व्याख्या बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये सब कन्फ्यूज वाला क्वेश्चन है। चमगादड़ तथा पक्षी के अंग समवृत्ति एनालॉगस अंग है। समवृत्ति या समरूप अंग क्या होता है? ये देखिएगा जरूर। पक्षी एवं चमगादड़ के पंख को बारीकी से देखने पर पता चलता है कि चमगादड़ के पंख मुख्यतः उसकी दीर्घित अंगुली के मध्य की त्वचा के फैलाव से बनता है, परंतु पक्षी के पंख उसकी पूरी अग्रबाहु की त्वचा के फैलने से बनता है, जो परों से ढकी रहती है। अतः तो दो पंखों के अभिकल्प, उनकी संरचना एवं संघटकों में बहुत अंतर है। वे एक जैसी दिखाई देते हैं क्योंकि वे उड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं, परंतु सभी की उत्पत्ति पूर्णतः समान नहीं है। इस कारण यह उन्हें समरूप अभिलक्षण बनाता है, न कि समजात अभिलक्षण। समजात अंग क्या होता है? भिन्न भिन्न वातावरण में रहने वाले जंतुओं के ऐसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न होता है, परंतु एक ही प्रकार का कार्य करता है, समजात अंग कहलाता है। जैसे हमारा हाथ और कुत्ते का अगला पैर, हमारे दांत और हाथी के दांत, आलू का कंद और घास का भुस्तारी आदि। अवशेषी अंग देख लेते हैं अब। अवशेषी अंग वेस्टिजियल ऑर्गन। अवशेषी अंगों को मानव, पौधे और जानवरों के शरीर के अंगों या हिस्सों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनका कोई स्पष्ट कार्य नहीं होता है और उन्हें उनके संबंधित पूर्वजों को अवशिष्ट अंग माना जाता है। जैसे अपेंडिक्स हो गया, अक्लदार्ड, बाहरी कान, टॉन्सिल, साइनस आदि। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा है तो ये थे बेमनेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन सी सही जवाब है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज ICS अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा दिसंबर 1885 ईस्वी में की गई थी। इसका प्रथम बैठक 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। इस अधिवेशन में प्रथम अध्यक्ष बेमनेश चंद्र बनर्जी तथा सचिव ह्यूम थे। E20 अब बताइए क्या है? E20 क्या है? तो ये है अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल। E20 पेट्रोल के साथ 20% अल्कोहल का मिश्रण है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी 2023 को बेंगलुरु, कर्नाटक में भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान E20 फ्यूल को लॉन्च किया। करेंट अफेयर्स ही था। अब डॉट क्या कह रहा है कि एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग हम क्या कहते हैं? प्रोटीन संश्लेषण में करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में, तो ये कौन है? नाइट्रोजन। प्रोटीन अधिक अनुभार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है। ये पौधे एवं जंतुओं की कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन आवर्त सारणी के वर्ग 15 में पाया जाता है। इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP3 है। यह अर्थ क्रस्ट में अल्प मात्रा में मुख्यतः सोडियम नाइट्रेट, चिली साल्ट पीटर NaONO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 के रूप में पाया जाता है। नाइट्रोजन के परमाणुक तथा भौतिक गुण। नाइट्रोजन वर्ग 15 के तत्व है।
एवं इस वर्ग में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में, किंतु अन्य तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इन तत्वों की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन एवं इसकी संयोजकता 3 और 5 है। यह जल से अभिक्रिया नहीं करती है। यह रंगहीन तथा गंधहीन गैस है। यह हवा से थोड़ा हल्का, जल में कम घुलनशील है। नाइट्रोजन काफ़ी कठिनाई से द्रवीभूत होता है। साधारणतः पर नाइट्रोजन निष्क्रिय होती है। नाइट्रोजन तत्व पादप द्वारा कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस या अन्य तत्वों की तुलना में अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन पादपों को मुख्यतः न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन तथा अन्य नाइट्रोजनी पदार्थ के संश्लेषण हेतु प्रयोग किया जाता है। वातावरण में क्या होता है कि नाइट्रोजन 78%, परंतु पादप इस गैस के रूप में न लेकर नाइट्रेट व नाइट्राइट के रूप में प्रयोग करता है। मैग्नीज पौधों में इस तत्व की आवश्यकता क्लोरोफिल के निर्माण में होती है। यह नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तत्व की कमी से पौधे की पत्तियां भूरी हो जाती। फास्फोरस, यह तत्व न्यूक्लिक अम्ल एवं फास्फोलिपिड पदार्थों में पाया जाता है। कोशिकाओं के निर्माण, बीजों के निर्माण एवं फसलों की परिपक्वता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिंक, इस तत्व की कमी से पौधों की लंबाई में वृद्धि रुक जाती है एवं पौधे बौने हो जाते हैं। यह इंडोल एसिटिक अम्ल के संश्लेषण में उपयोगी होता है। अब बताइए, जानते हैं सल्फर के बारे में। सल्फर, यह तत्व पौधे के प्रोटीन तथा जीव द्रव्य के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है। इस तत्व की कमी होने से पेड़ों एवं पौधों की पत्तियां पीली हो जाती है। यह दलहनी फसलों की जड़ों में गांठों के निर्माण में मदद करता है। पोटेशियम, पौधों की वृद्धि में पोटेशियम तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसकी कमी से पत्तियों पर अंगमारी ब्लाइट हो जाता है, जिससे प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में रुकावट होती है। अब आते हैं कैल्शियम को देखते हैं। कैल्शियम या डीएनए तथा आरएनए को प्रोटीन से संयुक्त करने, क्रोमोसोम के निर्माण में, वसा के संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट एवं एमिनो अम्ल के परिवहन में सहायक होता है। थोड़ा लंबा दे दिया था इसमें, अभी भी है। लोहा देखते हैं। लोहा, यह तत्व पौधे के श्वसन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह क्रेब्स चक्र में सहायक होता है। पौधे में लोहे की कमी से क्लोरोसिस रोग होता है। बोरोन, यह मुख्यतः शर्करा के ट्रांसलोकेशन में सहायक होता है। इसकी कमी से पौधे के शूट टिप नष्ट हो जाता है। मॉलिबेडनम, यह नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में मुख्य भूमिका निभाता है। इसकी कमी से फूल गोभी तथा पत्ता गोभी में व्हीप टेल रोग होता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। दिवस तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, लेकिन इसमें जितना दिवस दिया उतना ही याद कर लीजिएगा, दिवस से प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर। ये जो विश्व शौचालय दिवस है हर व्याख्या में दिया हुआ है। बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? तो ये थे शॉन कॉनरी। शॉन कॉनरी ने डॉक्टर नो 1962 में बड़े पर्दे पर पहले जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई थी। इयान फ्लेमिंग द्वारा निर्मित बॉन्ड श्रृंखला दुनिया भर में सिनेमाई रोमांच के लिए स्वर्ण मानक बनी हुई है। अब आइए अनुच्छेद देखते हैं। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? तो ये कौन है? 124। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। सर्वोच्च न्यायालय से निलंबित प्रावधान संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 124 127 तक वर्णित है। इन अनुच्छेदों में सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र शक्ति आदि का उल्लेख है। आईपीएल 2023 के विजेता टीम, तो आईपीएल चेन्नई सुपर किंग ही होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चेन्नई सुपर किंग आईपीएल 2023 में गुजरात टाइम्स को 5 विकेट से हराया था। अब गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। अच्छा, इंग्लिश में देखा है तो सही जवाब क्या? गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। इसका इंग्लिश पूछ लिया गया है। नोटवाक सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के पैटर्न पर आधारित है, यह भी ध्यान रखें। ये कैसा सवाल था भाई। भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? तो ये है विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना। और व्याख्या देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन
NSSO का उत्तरदायित्व विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना है। NSSO एक राष्ट्रव्यापी संस्था है। इसकी स्थापना 1950 में देश के आंकड़ों संबंधित आवश्यकताएं पूरी करने और राष्ट्रीय आय तथा अन्य संबंधित आंकड़ों का अनुमान लगाने के लिए एवं बड़े पैमाने पर सर्वे करने के उद्देश्य से की गई। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है तो कौन है? अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन सी। अनुच्छेद देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया। महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। NBS 01 है, ये क्या है? तो ये है उपग्रह, ऑप्शन डी सही जवाब। ग्रह उपग्रह DRDO से जितना भी सवाल रहता है वो बाद में भी पूछा जाता है, इसीलिए ऐसा नहीं है कि पहले वाले करंट अफेयर्स है तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। NBS 01 एक उपग्रह है। यह उपग्रह इसरो के नेविगेशन सैटेलाइट श्रृंखला के पेलोड की दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों में से पहला है। NBS 01 उपग्रह को GSLV F-12 व्हीकल का उपयोग करके 29 मई 2023 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। अब देखते हैं यहाँ पे 79 नंबर क्वेश्चन। बोस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित किया गया? तो इधर देख लेते हैं, इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब बी है। बोस्कियाना गुलजार पर हिंदी पुस्तक यशवंत व्यास के द्वारा संकलित की गई है। यह किताब गुलजार की फिल्म, कविता, दर्शन, जीवन शैली और नापसंद के माध्यम से उनके जीवन को दर्शाता है। अब देखिए स्टॉक से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है यही चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, उसके बाद लाभ हानि हुआ और स्टॉक हो गया। 4 या 5 क्वेश्चन होता है। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह। कभी कभी तो ऐसा होता है 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है चक्रवृद्धि ब्याज से। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने वर्ष 1926 पंजाब में किया। इनके अन्य सहयोगी संस्थापक सदस्य छबीलाल दास और यशपाल थे। फिल इन द ब्लैंक, करेक्ट फ्रॉम वर्ब, ही सक्सीड बिकॉज ही वर्कड हार्ड। ऑप्शन डी सही जवाब है। भारत में एक्सपोर्ट प्रीपेयर्ड्स इंडेक्स निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है? नीति आयोग। नीति आयोग, ऑप्शन 1 सही है। नीति आयोग ने 17 जुलाई 2023 को तीसरा निर्यात सैलरी तैयारी सूचकांक रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु 80.89 अंक के साथ प्रथम स्थान पर एवं 78.20 अंक के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर और 76.36 अंक के साथ कर्नाटक तीसरे स्थान पर था। तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो केल्विन होता है क्या? तापमान का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है। ताप मापन के 2 बिंदु निश्चित किया गया है, क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु। तापमान मापने के विभिन्न पैमाने, सेल्सियस पैमाने। इस पैमाने पर जल का क्वथनांक को 100 डिग्री तथा हिमांक को 0 डिग्री माना जाता है। केल्विन पैमाने पर क्या होता है? इस पर जल का क्वथनांक बिंदु 373.15 केल्विन तथा हिमांक बिंदु 273.15 केल्विन लिया जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाना, इस पर जल का क्वथनांक बिंदु 212 फ़ारेनहाइट तथा हिमांक 32 फ़ारेनहाइट लिया जाता है। रोमन पैमाना, इस पर क्वथनांक बिंदु 80 आर रोमन लिया जाता है तथा हिमांक 0 आर लिया जाता है। और ये पैमाना है, इसको याद रखिएगा, बाकी सब याद रहेगा। ये रिलेशन जो है याद रखिएगा और टोटली को याद करने। केवल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मणिपुर में। ऑप्शन बी सही जवाब है। यह विश्व का क्या है? एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इस पर तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में फूमदी कहते हैं। अब 86 देखते हैं। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है तो फ्लेमिंग के दक्षिणा हस्त नियम से। दाहिना में ज़्यादा पावर होता है, याद रखिएगा। तो विद्युत धारा दिया जाता है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से।
वाम हस्त नियम, ये सब याद रखिएगा, कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है। इसीलिए दाहिने से हम पावर जनरेट कर दिए हैं और विद्युत धारा, तो कम से कम याद होगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम के अनुसार आप बताइए, यह दाहिने हाथ की अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा परस्पर समकोणी किस प्रकार रखे गए हो कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती हो और अंगूठा चालक की गति की दिशा में हो। तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को संकेत करेगी। सॉरी, ये देखिए सिंबॉलिक है फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम के अनुसार। अब आइए फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम देखते हैं। यदि बाएं हाथ की तर्जनी, फोर्स फिंगर, मध्यमा, मिडल फिंगर तथा अंगूठा थंब को परस्पर समकोणी किस प्रकार रखे कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। देखिए प्रत्यावर्ती धारा देखते हैं। वैसी धारा जिसका परिणाम एवं दिशा समय के साथ बदलती है प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा को पूरे चक्र में औसत मान 0 होता है। दिष्ट धारा क्या होता है? वैसी धारा जो सिर्फ एक ही दिशा में प्रवाहित होता है दिष्ट धारा कहलाता है। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर देख लेते हैं। इस धारा का परिमाण एवं दिशा समय के साथ नियत रहता है। इसमें क्या होता है? इस धारा का परिमाण एवं दिशा समय के साथ बदलते रहता है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत अधिक ऊर्जा का व्यय होता है। इसमें क्या होता है? इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कम ऊर्जा व्यय होता है। ट्रांसफर की सहायता से इस धारा को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है, जबकि क्या होता है? इसे ट्रांसफर की सहायता से इस धारा को घटाया बढ़ाया जा सकता है। इससे बैटरी को चार्ज किया जा सकता है। डीसी करंट है, इससे बैटरी को चार्ज नहीं किया जा सकता, एसी करंट है। भारत में मनरेगा कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया 2006 में। भारत में मनरेगा 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के, थोड़ा छोटा करते हैं, अनंतपुर जिले के बंदलापल्ली गांव से हुई। पूर्व में इसका नाम नरेगा था, जिसे 2 अक्टूबर 2009 से बदलकर मनरेगा कर दिया गया। अब चूज द करेक्ट ऑप्शन। एवरीवन कॉल ही में पीस मेकर। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? एवरीवन कॉल ही में पीस मेकर, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? सी होगा, ही इज कॉल्ड ए पीस मेकर। पीस मेकर। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पे, देख लीजिए। अब आइए 89 देखते हैं। 89 में क्या कह रहा है? आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहते हैं? तो कहलाता ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ऑन्कोलॉजी में क्या होता है? चिकित्सा की एक शाखा है जो कैंसर के अध्ययन, उपचार, निदान और रोकथाम से संबंधित है। अब है ओडोंटोलॉजी। क्या है? ओडोंटोलॉजी दांतों की संरचना, विकास और बीमारियों या असमानताओं के अध्ययन से संबंधित है। ऑप्थेल्मोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो आँख की रचना, कार्यप्रणाली, उसकी बीमारियों तथा चिकित्सक से संबंधित है। नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? गुर्दे का अध्ययन किया जाता है। और ओटोरहिनोलॉजिकल, ये है कान, नाक और गले के रोग का अध्ययन। बार बार इतना बड़ा होता है, बार बार नहीं पढ़ता है आदमी तो पढ़ने में दिक्कत होता है। मार्फोलॉजी पादपों का आकारीय संरचना। स्पर्मोलॉजी बीजों का अध्ययन। सार्कोलॉजी पेशियों का अध्ययन। फिजियोलॉजी शरीर के विभिन्न भागों के कार्य विधियों का अध्ययन। और ऑफियोलॉजी सांपों का अध्ययन। टेटोलॉजी उपार्जित लक्षणों का अध्ययन। एनाटॉमी शरीर एवं विविध अंगों की विच्छेदन द्वारा प्रदर्शित सकल रचना। एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन। अब देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है? तो ये खत्म नहीं हो सकता है, ये नहीं पाई जाती है। व्याख्या में देखिए, एक खनिज पदार्थ एक खत्म नहीं हो सकता है, विशेषता नहीं पाई जाती है। खनिज क्षयशील संसाधन है जिसका नवीकरणीय नहीं किया जा सकता है।
भारत में अधिकांश खनिज क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत में पाया जाता है। और अब देखते हैं कोरापुट खान भारत के किस राज्य में स्थित है। ये है उड़ीसा में। ऑप्शन एक सही जवाब है। कोरापुट खान भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह उड़ीसा में स्थित पंच पतमाली पहाड़ियों पर बॉक्साइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा के अन्य खनिज क्षेत्र हैं केओझर, सुंदरगढ़ और कालाहांडी। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी कितना में? 1707 ईस्वी में। ऑप्शन एक सही जवाब है। व्याख्या देख लेते हैं। 3 मार्च 1707 ईस्वी को प्रातःकाल की नमाज संपन्न करने के बाद अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसके शव को दौलताबाद स्थित खुलदाबाद नामक स्थान पर ले जाया गया, जहां पर प्रसिद्ध सूफी शेख बुरहानुद्दीन के मकबरे से के चार दीवारी के अंदर उसे दफनाया गया। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर मुमताज महल के गर्भ से हुआ था। सरकार फसलों के समर्थन में कौन सा मूल्य की घोषणा करती है? तो यह न्यूनतम समर्थन मूल्य। ऑप्शन एक। न्यूनतम समर्थन मूल्य को कृषि लागत और मूल्य आयोग CSCP की सिफारिश के आधार पर वर्ष में 2 बार तय किया जाता है। यह किसानों को उनके उत्पादों के लिए गारंटीकृत मूल्य और निश्चित बाजार उपलब्ध कराने के लिए एक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है जल के अणुओं की अर्धपरागम झिल्ली द्वारा गति कहलाता है। तो ये क्या? प्रसरण कहलाता है। ऑप्शन बी। जल के अणुओं की अर्धपरागम झिल्ली द्वारा गति प्रसरण कहलाती है। प्रसरण की प्रक्रिया में जल विलायक के अणु अर्धपरागम झिल्ली के द्वारा जल के अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र में जल के कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करता है। प्रसरण की प्रक्रिया बिना अर्धपरागम झिल्ली के संभव नहीं है। प्रसरण के उदाहरण देखते हैं अब। प्रसरण द्वारा पौधे अपने मूल रोम से भूमि से जल अवशोषित करता है। पौधे के कोशिका में जल का संचलन प्रसरण द्वारा ही होता है। पौधे के पत्तियों से पौधे विभिन्न भागों में खाद्य पदार्थों का वितरण प्रसरण के द्वारा ही होता है। पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र के खुलने तथा बंद होने में प्रसरण की भूमिका होती है। जब किसी पादप कोशिका में प्रसरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सन्निहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाता है। इस घटना को जीव द्रव्य संकुचन कहते हैं। विसरण क्या होता है? द्रव गैस तथा विलय के अणुओं को उनके अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति विसरण कहलाता है। विसरण के उदाहरण है विसरण द्वारा O2 और CO2 का आदान प्रदान कोशिका तथा बाहरी वातावरण के बीच होता है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन में विसरण द्वारा जलवाष्प बाहर निकलता है। इत्र की शीशी कमरे में खोलने पर उसकी सुगंध विसरण द्वारा ही पूरे कमरे में फैलती है। स्वच्छ जल में भरे बर्तन में इंक डालने पर इंक जल के संपूर्ण भागों में समान रूप से फैल जाता है। अब आइए 95 देखते हैं। 95 अति सूदो सुने को मार्ग है जहाँ नेकु साइनप बांक नहीं पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ है। तो इसका है तनिक भी चतुराई। तनिक भी चतुराई। व्याख्या में क्या कर रहा है? अति सूदो सेने को मार्ग है जहाँ नेकु साइनाप बांक नहीं पंक्ति में रेखांकित शब्द नेकु साइनाप का अर्थ निम्न होता है। नेकु तनिक थोड़ा कम अल्प, साइनाप चतुराई। अब विकल्प के अनुसार तनिक भी चतुराई सही उत्तर होगा। उपर्युक्त पद ऋतिकालीन कवि घनानंद की पंक्ति है जिसमें प्रेम के वियोग पक्ष का वर्णन है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। दे लेफ्ट ईयरली रुकिए दे वुड हैव रीच्ड बाय नाउ। तो इसका सही जवाब क्या होगा? हैड। यह प्रश्न कंडीशनल सेंटेंस का उदाहरण है जिन्हें 2 प्रकार से लिखा जा सकता है। देखिए इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 डॉट सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस है प्लस वर्ब 3। एक है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 डॉट सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस है प्लस इन्वर्सन फॉर्म। इस प्रकार सही उत्तर हैड होगा। कोइलवर पुल कहाँ स्थित है? किस नदी पर स्थित है? तो यह है सोन नदी पर। ऑप्शन डी सही जवाब है। इस पुल का आधिकारिक नाम अब्दुल बारी पुल है जिसकी स्थापना 1856 ईस्वी में तथा परिचालन 1862 में शुरू किया गया। यह पटना तथा भोजपुर के बीच सड़क पर रेल मार्ग
सह रेल मार्ग है जिसकी लंबाई 1440 मीटर है। अब इधर देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन और हैं। IPL 2023 में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का कप्तान कौन था? तो फाफ डु प्लेसिस, ऑप्शन सी सही जवाब है। 12 मार्च 2022 को पूर्व RBC कप्तान विराट कोहली ने घोषणा की कि वह फाफ डु प्लेसिस को कमान सौंपेंगे, जो RBC के नए कप्तान होंगे। फाफ डु प्लेसिस दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 IPL का 16वां संस्करण था। इसके विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग 5वीं बार तथा उपविजेता गुजरात टाइम्स था। 99 में क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 का थीम क्या था? तो करंट अफेयर्स है, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन 1 इसका सही जवाब। इसमें 22 मई को मनाए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया? तो ये सारनाथ से, ऑप्शन 1 सही है। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ से प्रारंभ किया। महात्मा बुद्ध उर्वेला वर्तमान बोधगया से सारनाथ आए। यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासी को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और व्याख्या ज़्यादा हो रहा है तो वो भी बताइएगा, इतना करना ज़रूरी है कि नहीं। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगला सेट लेकर। और ये अगला सेट होने वाला है कल ही अपलोड कर देंगे अगला सेट।